नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं जो क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से बता दीजिए, कोई इशू तो आपको नहीं है? हैं? खुल के खेल रहे हो? फटाफट बताओ क्या मौज आ रही है। अवंतिका मिश्रा, रश्मि, सपना, निभा कुमारी, निहाल शर्मा, रेशम, रेशमा, प्रखर श्रीवास्तवा, बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। चलिए मेरे बच्चे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि युद्ध भूमि में युद्ध से पहले मनोभूमि में खेल खेला जाता है। हाँ, ठीक है। अब जैसे विक्की रॉय है, तो ये कह रहा है कि नमस्ते डियर सर जी, आप तो बिल्कुल ही गदर हैं। धन्यवाद आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। की हाल बा? मैं बढ़िया। मैं बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? स्टार्ट करें क्लास को? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जहां पर टॉपिक को हमने छोड़ा था, उस टॉपिक को वहीं से आगे जो है पढ़ाया जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो अंतिम क्लास के अंदर हम गदर पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे थे। गदर पार्टी को पढ़ाने के पश्चात मैं आपको यहां पर आ चुका था, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था किस प्रकार से होम रूल लीग जो है वो भारत के अंदर प्रारंभ हो चुकी थी। तो होम रूल लीग के ऊपर चर्चा चल रही थी। ठीक है, चलिए तो होम रूल लीग के बारे में बताइए। ठीक है, ठीक है चौहान साहब, होम रूल लीग के बारे में अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो फटाफट बता दीजिए। यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं है। फटाफट बता दीजिए कि यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, चलो फटाफट से। चलिए चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम यहां से आगे। चलो। अब देखिए, समझिए यहां पर बात को समझिए कहीं। यहां पर होम रूल लीग स्टार्ट हो चुकी है। होम रूल लीग को अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बॉम्बे में स्टार्ट किया गया। अच्छा, इन्होंने जो है मेन फोकस किया था कि स्टूडेंट्स को इसमें आग्रह किया जाए, छात्रों को भारत में जोड़ने का आग्रह इन्होंने किया था। तिलक ने छात्रों को इस आंदोलन में जोड़ने का आग्रह किया था। होम रूल लीग में भारत में, होम रूल लीग में भारत, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, छात्रों को होम रूल लीग में जोड़ने का आग्रह किया था। तिलक ने क्या किया था? छात्रों को होम रूल लीग से जुड़ने का आग्रह किया था। छात्रों को होम रूल लीग से, होम रूल लीग से जुड़ने का आग्रह किया था। जुड़ने का आग्रह किया था। जुड़ने का आग्रह किया था। और ये जो आग्रह इन्होंने किया था, ये किसके थ्रू किया था? बेसिकली केसरी नाम की इनकी एक जो है पत्रिका आया करती थी, उसके नाम से इन्होंने किया था। केसरी नाम की पत्रिका के माध्यम से, केसरी पत्रिका पत्रिका के माध्यम से ऐसा किया गया था। केसरी पत्रिका के माध्यम से ऐसा किया गया था। केसरी पत्रिका के माध्यम से ऐसा हुआ था। केसरी पत्रिका के माध्यम से ऐसा हुआ था। गॉट द पॉइंट? यस सर। केसरी पत्रिका इन्हीं की थी। अब इसके बाद होम रूल लीग यही नहीं रुकी। इसके पश्चात होम रूल लीग को दोबारा से भारत के अंदर शुरुआत के बारे में कहा जाता है। वो होता है जून के अंदर। तो अब हेडिंग हम बना रहे हैं। ठीक है, हेडिंग हम बना रहे हैं। जून 1916 में भी एनी बेसेंट के द्वारा, जून 1916 में भी एनी बेसेंट के द्वारा, जून 1916 में 16 में एनी बेसेंट भी होम रूल लीग को प्रारंभ करती हैं। एनी बेसेंट होम रूल लीग को प्रारंभ करती हैं। होम रूल लीग को प्रारंभ करती हैं। प्रारंभ करती हैं। तो बेसिकली इन्होंने यहां पर भी होम रूल लीग को यहां पर स्टार्ट किया था। लिखने के लिए आप यहां पर पूरे ध्यानपूर्वक लिखेंगे। एनी बेसेंट स्टार्टेड होम रूल लीग इन जून 1916। स्टार्टेड होम रूल लीग इन 1916 एंड इन जून मंथ। इन्होंने इसको भी स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन बात याद रखना कि पूछा जाता है कि इन्होंने जो होम रूल लीग स्टार्ट की थी, इसका क्षेत्र कौन सा था, किस क्षेत्र में की थी, एरिया कौन सा था जहां पर इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, एरिया कौन सा था। तो बेटा एरिया की अगर मैं बात बताऊं, एरिया कौन सा था वो समझिए। तो सर जो एरिया आपको यहां देखने को मिल जाएगा जहां पर ये चीज स्टार्ट की गई है उसके बारे में समझना। एरिया था मद्रास, मद्रास में ऐसा किया गया था, मद्रास में ऐसा किया गया था। मद्रास वॉज अ एरिया दैट वॉज डायरेक्टली ओन्ड बाय एनी बेसेंट, एनी बेसेंट थी जो मद्रास के ऊपर डायरेक्टली अपना पूरा कब्जा जो है रखती थी। ठीक है, याद रखना। अब मिश्रा इसमें एक बात याद रखना कि बच्चे जैसे मैं यहां बता रहा हूं मद्रास के बारे में, तो पूछा जाता है कि इसमें मुख्य सहयोगी कौन कौन आपको देखने को मिलते हैं, मुख्य सहयोगी आपको कौन कौन देखने को मिलते हैं, मेन एंटीसिपेटेंट आपको कौन देखने को मिलते हैं, समझिए। पहले जमुना दास बजाज, जमुना दास बजाज आपको देखने को मिलते हैं, जमुना दास बजाज, जमुना दास बजाज जो बजाज है इनका एक बड़ा नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। और इंदुलाल देखने को मिलते हैं, एंड सेकंड इंदुलाल देखने को मिलते हैं, इंदुलाल देखने को मिलते हैं, याद रखेंगे इंदुलाल एंड जमुना दास बजाज। जमुना दास, जमुना दास एंड इंदुलाल। ठीक है, याद रखना थोड़ा सा, जमुना दास एंड इंदुलाल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो। क्या एनी बेसेंट भारतीयों की मदद कर रही थी? जी हाँ, एनी बेसेंट जो है बच्चे यहां पर ये थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य हैं। शी इज द मेंबर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी, शी इज मेंबर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल। मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी को स्टार्ट किया गया था 1875 में, लेकिन थियोसोफिकल सोसाइटी के काम की वजह से ही 1893 में एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ था। इनका भारत आगमन कब हुआ था? केम टू इंडिया, शी केम इंडिया इन 1893, केम इंडिया 1893। और ये जो सोसाइटी है थियोसोफिकल सोसाइटी, ये स्टार्ट कब हुई थी सर? न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुई थी 1875 में मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा। ठीक है, याद रखना। तो जमुना दास बजाज भी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, इंदुलाल भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि भी जमुना दास बजाज को दी जाती है। हाँ ये वही है, ठीक है, याद रखना। हाँ ये वही है। तो ये इंपॉर्टेंट आदमी देखने को मिल जाएंगे। अब पूछा जाता है इंदुलाल कहां के थे? इंदुलाल बॉम्बे के आपको देखने को मिलते हैं, बॉम्बे के देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये गुजरात से देखने को मिलते हैं बजाज। ठीक है, अब मेरी बात यहां पर समझिएगा कि जैसे अब यहां पर ये अनाउंसमेंट की गई है, जैसे यहां पर इस चीज को प्रारंभ किया जा रहा है, तो इसमें एक सबसे बड़ी बात पता है क्या होगी? सबसे बड़ी बात यह होगी कि एनी बेसेंट के द्वारा ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है 1917 में फेल हो जाएगा पूरी तरीके से। पर पूछा जाएगा कि इसमें इन्होंने प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी किस पत्रिका का प्रयोग किया था? कॉमनवेल्थ नाम की पत्रिका। यहां पर एनी बेसेंट की एक पत्रिका आया करती थी, एनी बेसेंट की एक पत्रिका या मैगजीन आया करती थी, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ एक पत्रिका आया करती थी बाबू, कौन? मैगजीन, जिसका नाम था कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ जो आती थी, कॉमनवेल्थ, उसके बारे में थोड़ी चर्चा यहां पर की गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बेटा आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी तरीके से आप इसको ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे। गुड इवनिंग चाओ, हाउ आर यू नाउ? ठीक है, अब इसके अंतर्गत समझिए फटाफट से। ये बात अगर आप समझ पाए हैं तो सीधे तौर पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कॉमनवेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडिया भी है वैसे तो, होने के लिए न्यू इंडिया भी है, वो भी फेमस थी, न्यू इंडिया भी फेमस थी, न्यू इंडिया भी फेमस थी। न्यू इंडिया भी इन्हीं की है, कॉमनवेल्थ भी इन्हीं की है। ठीक है, चलो अब बात को समझना कि जब ये होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुआ है तो ये इसका दमन कैसे हुआ, समझिए। ठीक है, याद रखिए। थैंक यू अंशु। सर शी अच्छा ओह, शी वॉज मेंबर ऑफ, एक कह रहा है कि सर वॉज लिख लो यहां पे। ले भाई, मजाक से हट के आज मेरा मूड एकदम ओके है, इसलिए मैंने आवाज लिख लिया, है ना।
सर गांव में भंडारा चल रहा है, खाने आ रहे हो तो बताओ। सौर्य प्रताप कह रहे हैं। सौर्य प्रताप घाल के रख लो, मैं आ रहा हूं। टेंशन मतलब खुल के खेलो, रायता रखो। सर ये मैगजीन्स इन्हीं की हैं। जी हाँ बेटा, ये मैगजीन इन्हीं पेशेंट की है। अब इसका आप ये इंपैक्ट देखिए, इसका इंपैक्ट आपका क्या देखने को मिला। इंपैक्ट ऑफ होम रूल लीग। ठीक है चलो, होम रूल लीग मूवमेंट का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है। इंपैक्ट ऑफ होम रूल लीग, इंपैक्ट ऑफ होम रूल लीग। होम रूल लीग का मूवमेंट बेटा ऐसे इसका प्रभाव देखते हैं। होम रूल लीग का प्रभाव यह पड़ता है कि अरेस्ट वारंट जारी कर दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में, दिल्ली और पंजाब में एंट्री बैन कर दी जाती है। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक की दिल्ली में प्रवेश, पंजाब में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। पहला, बाल गंगाधर तिलक की दिल्ली और पंजाब में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है समझिए, ठीक है समझिए जो आपको यहां मैं बताना चाह रहा हूं। ज्यादा हो गया ये, इतना ठीक है। ठीक है, इसके अंदर आपको समझना होगा कि इसमें रोक लगा दी जाती है। किसके ऊपर रोक लगा दी जाती है वो समझिए। ठीक है, दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, वो समझें। बाल गंगाधर तिलक के दिल्ली और पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक जी के दिल्ली और पंजाब में रोक पर, पंजाब, दिल्ली और पंजाब में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। और रोक लगा दी जाती है, प्रवेश पर लगा दी जाती है रोक। क्या? प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है चलिए, तो समझिएगा। प्रोहिबिटेड टू एंटर दिल्ली एंड पंजाब, प्रोहिबिटेड टू एंटर दिल्ली एंड पंजाब। रुतबा हो तो ऐसा, वरना रुतबा हो ही ना। इन्होंने कह दिया कि अगर ये दिल्ली और पंजाब में आएंगे तो दिल्ली और पंजाब में दंगे होंगे, और इसी वजह से हम उस चीज पर रोक लगा देते हैं। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा जो एनी बेसेंट है उनको भी 1917 में गिरफ्तार कर दिया गया। इनिशियली 1917 में एनी बेसेंट और उनके समर्थकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 1917 में एनी बेसेंट व उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। वह उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया गया। ठीक है, याद रखना। ठीक है चलो, तो यहां पर मैंने जैसे बताया, एनी बेसेंट एंड देयर सपोर्टर्स वर अरेस्टेड। वो बहुत तगड़े तरीके से अरेस्ट कर लिए गए। ठीक है चलिए, ठीक है याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। तो अच्छा एक बात और समझना, जैसे 1917 में इनको अरेस्ट किया गया यहां पे, इसके बाद 1917 में इससे एक फायदा भी हुआ। ठीक है, इंपैक्ट इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि भारत के छात्रों में भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। भारत के जो छात्र हैं उनकी भी राष्ट्रवाद की भावना जो है जागृत हुई है। भारतीय छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, और राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, तो राष्ट्रवाद की भावना इसके अंदर भी जागृत हुई है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है चलिए, मतलब इट पॉपुलराइज्ड या इट एनहेंस्ड nationalism among स्टूडेंट्स के मध्य नेशनलिज्म को यहां पर बढ़ा दिया गया। ठीक है चलिए, याद रखेंगे। ठीक है चलो, यहां पे हर आएगा ग्रामेटिकली, एंड हर सपोर्टर्स, देयर नहीं होगा। ठीक है,
हर आएगा, हर सपोर्टर्स आएगा, यस ग्रामेटिकली, या ठीक है। ठीक है, यस याद रखना। अच्छा, भावना जागृत हुई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 1917 में कि अगर भारतीय छात्र इसमें शामिल होंगे तो उन्हें अपने भविष्य से हाथ धोना पड़ेगा, याद रखना। याद रखना। इसमें एक बात आपको यह भी देखने को मिलेगी कि 1917 में ब्रिटिश सरकार ने छात्रों को इस आंदोलन से दूर रहने की हिदायत दी थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने छात्रों को आंदोलन से दूर रहने की हिदायत दी, दूर रहने की हिदायत दी थी, दूर रहने की हिदायत दी थी, हिदायत दी थी। तो जैसा मैंने बताया, ब्रिटिश सरकार ने छात्रों को आंदोलन से दूर रहने की हिदायत दी थी, यह भी लॉजिकल पॉइंट है। और इसी वजह से, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो इसके अंदर बहुत बड़ा मेजर पोर्शन निभा रहे थे, और इसी की वजह से होता यह है कि होम रूल लीग मूवमेंट फेल हो जाता है। इसी कारण से ये इसका दमन हो गया। ठीक है, इन्हीं कारण से। अब कारण क्या, अधिक बाल गंगाधर तिलक जी दिल्ली पंजाब में प्रवेश नहीं कर सकते, इन्हीं बेसेंट गिरफ्तार हो गई, छात्रों के लिए डिस्क्लेमर आ गया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो पूरा होम रूल लीग जो मूवमेंट है वो फ्लॉप हो गया। ठीक है, याद रखना, इसको लिख सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोक्लेम्ड दैट students must not took part in it, कि इसके अंदर पार्ट ना लें। हिदायत का मतलब होता है किसी चीज को सजेस्ट करना, ये हिदायत होती है। तो फॉर द सेम रीजंस, इसी कारण से होम रूल लीग फ्लॉप हो गई, इसी कारण से होम रूल लीग खत्म हो जाती है, होम रूल लीग समाप्त हुई, होम रूल लीग विफल रही। तो ये था रीजन बेटा होम रूल लीग विफल होने का। होम रूल लीग बिकेम अनसक्सेसफुल, पॉइंट टू पॉइंट, राइट। इसी कारण से होम रूल लीग विफल रही। सो दैट्स व्हाई होम रूल लीग मूवमेंट बिकेम अनसक्सेसफुल। होम रूल लीग अनसक्सेसफुल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दीपांशु बेटा, जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो वो सही है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन अब 1916 में एक ऐसा पॉइंट हुआ था जो बहुत ज्यादा जरूरी था, तो उसके बारे में समझना। ठीक है सचिन, जरूर। चलो, इस क्लास के लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट एडवाइस इस क्लास के लास्ट में की जाएगी आप सभी लोगों के लिए, क्लास के लास्ट में। ठीक है, तो रुकिएगा और समझिएगा कि वो क्या बात है? ठीक है, नोट कर लिया त्यागी जी? कर लियो नोट? प्रभाव कौन सा है? अरे बेटा, इन्हीं कारणों से, यही तो प्रभाव है, इन्हीं की वजह से तो बंद हो गया। अभी भी समझ नहीं आया है मिश्रा? कैसन बा यार तुम है? डॉन, अगर आपने कर लिया है तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट अब हम पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको देखने को मिलता है एक लखनऊ पैक्ट 1916 में। अब आपको बेटा एक लखनऊ पैक्ट देखने को मिलता है 1916 में। ठीक है, चलिए 1916 में आपको देखने को मिलता है, 1916 में आपको लखनऊ पैक्ट देखने को मिलता है। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट आपको देखने को मिलता है, लखनऊ पैक्ट। तो हुआ क्या था वो समझिए। अब लखनऊ में कांग्रेस का था अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन था यहां, कांग्रेस का अधिवेशन था यहां पर, कांग्रेस का अधिवेशन था जो आपको यहां देखने को मिल रहा था।
बड़ी बात यह थी कि जैसे कांग्रेस के अधिवेशन की चर्चा यहां पर की जा रही है, ठीक है, तो जैसे कांग्रेस के अधिवेशन यानी कांग्रेस सेशन की बात यहां पर की जा रही है, कांग्रेस सेशन की बात, कांग्रेस सेशन की बात यहां पर जैसे मैंने बताया की जा रही है, ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ध्यानपूर्वक एक चर्चा का विषय बनता है कि कांग्रेस का जो सेशन है, जो कांग्रेस का सेशन है, इसमें होगा परिवर्तन। क्या परिवर्तन होगा सर? बेटा कांग्रेस का सेशन जैसे यहां पे है, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है इसमें अध्यक्ष कौन था, तो अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, अंबिका चरण मजूमदार। बड़ी बात आती है लखनऊ पैक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, लखनऊ पैक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ लखनऊ पैक्ट बताइए। तो बच्चे लखनऊ पैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है वो आपको समझना पड़ेगा। देखो लखनऊ पैक्ट का ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से रेडी होता है, ठीक है, उद्देश्य कुछ इस प्रकार से रेडी होता है, उद्देश्य कुछ इस प्रकार से रेडी होता है कि इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल प्लस इसमें क्या है बेटा, कांग्रेस के नरम दल प्लस गरम दल, नरम दल प्लस गरम दल प्लस मुस्लिम लीग भी समर्थन में आ जाती है, ठीक है, प्लस मुस्लिम लीग भी समर्थन में आ जाती है, तीनों एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, चलो मुस्लिम लीग भी समर्थन में आते हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन हाँ भाई चलिए, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं कांग्रेस के नरम दल गरम दल प्लस मुस्लिम लीग भी समर्थन में आते हैं, तो ये बड़ी बात हो जाएगी यहां पर। बड़ी बात का मतलब क्या है कि नरम दल यानी जो मॉडरेस्ट हैं, अभी तक आपने देखा था कि 1907 में ये अलग अलग हुए थे, 1907 में अलग अलग हुए थे, लेकिन अब ये हो चुके हैं एक साथ। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव तीनों का एक है कि ये भारत की आजादी चाहते हैं, ठीक है। चलो तो सीधी बात है कि हम मॉडरेस्ट, इनको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, मॉडरेस्ट बोलते हैं, अरे गलत लिख दिया क्या, धत्तेरी की, ये मॉडरेस्ट होते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, दैट इज मॉडरेस्ट होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और मुस्लिम लीग इसमें देखने को मिल जाएगी। तो सर इसको क्यों ही ये अलग हुए, क्यों ही एक साथ जुड़े? कांग्रेस सेशन को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है बेटा, मैं यहां पे मतलब ट्रिक तो नहीं सिखा पाता, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं, अब वो किसी भी डेप्थ पे आप समझ सकते हो, ठीक है, याद रखना।
वही बात है, मैं बहकाने का काम नहीं करता। बहकाने का काम करने के लिए और बहुत भाई लोग हैं, ठीक है, जो बहकाएंगे आपको, आप बहक सकते हैं कहीं भी जाके। अब हो क्या रहा था, शुरुआत में ये कुछ लोग चले थे, मान के चलिए कुछ लोग चले शुरुआती तौर पर, तो ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स, ये लोग चले हैं कि देश को आजादी दिलानी है इन लोगों को, ठीक है, तिरछा बनना है अभी भी। इन लोगों का मानना है कि देश को आजादी दिलानी है, सारे लोगों का। अब होता क्या है, इसके अंदर से यहां से कुछ निकल जाते हैं, कुछ मुस्लिम्स निकल जाते हैं अलग, कि भाई हमें जो देश को आजादी दिलानी है, हम अपने हिसाब से देश को आजादी दिला लेंगे। तो मुस्लिम लीग अलग हो गई, बचे हुए जो लोग थे वो अभी भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। जो बचे हुए लोग थे वो अभी भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर यहां से अलग निकल गए, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर यहां से अलग निकल गए कुछ लोग, और यहां से कुछ ऐसे भी लोग हुए जो मॉडरेट की भांति अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, हल्की हल्की नॉर्मली इसके अंदर अभी भी आगे जा रहे हैं। तो कहने की बात यह थी कि मुस्लिम लीग अलग हो गया, ठीक है, ये मुस्लिम लीग अलग हो गया, ये मुस्लिम लीग अलग हो जाता है, यहां पे आके एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। कब कब हुए हैं ये वही समझ लेना है बेटा। मुस्लिम लीग बनती है 1906 में, ये बनता है 1907 में, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, गरमतल अलग हो गया था। तो कहने की बात क्या थी कि ये एक पेड़ की शाखा है, ये एक ही पेड़ की शाखा है, यहां से मजबूत प्रतीत होती है, लेकिन धीरे 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 ये पतली होगी शाखा। तो जो क्षमता इसमें पहली बार में रही होगी वो क्षमता अब नहीं रही होगी। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये तीनों यहां पर मर्ज हो जाते हैं और तीनों यहां पर फॉर्मेशन करते हैं। यहां आता है एक वर्ष आती है 1916, यहां पे एक वर्ष देखने को मिलती है 1916। और 1916 में क्या होती है कि इधर मुस्लिम लीग भी इसमें जुड़ती है, मुस्लिम लीग भी इसमें जुड़ जाती है, ठीक है, मुस्लिम लीग इसमें जुड़ जाती है, ठीक है, समझिएगा, मुस्लिम लीग इसमें जुड़ गई। और सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं, इसमें एक्सट्रीमिस्ट भी जुड़ गए, और सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट नहीं, इसके अंदर जो नॉर्मल कांग्रेस है अपनी, जो मॉडरेट के भांति ही आगे बढ़ रही है, वो भी इसमें जुड़ गई। तो कहने की बात क्या हुई कि तीनों यहां आके जुड़ जाते हैं। और ये कब की बात है, ये बात है बेटा 1916 की। तो 1916 लखनऊ पैक्ट में ऐसा हुआ। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ पाए होंगे कि मैं किस भांति आपको समझाना चाह रहा था। क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? ये एक प्राइम एग्जाम्पल होता है समझाने के लिए, ठीक है, जो सिविल्स वगैरह में यूज करते हैं टीचर्स, ठीक है। तो दिस इज प्राइम एग्जाम्पल। अब बताइए बालक, क्या आपको यह बात समझ में आई? क्या आपको यह बात समझ में आई? श्रीवास्तव, अरे कराएंगे बेटा, प्रैक्टिस कराएंगे, कैसी बात कर रहे हो? क्या आपको ये बात समझ में आ गई ना? जी, है ना, बढ़िया। ठीक है, यस। तो ये आपको एक मेथड देखने को मिलता है, और यही था बेसिकली आपका जो लखनऊ पैक्ट है। लखनऊ पैक्ट के अधीन ही कांग्रेस का नरमदल, गरमदल और मुस्लिम लीग भी समर्थन में आते हैं। अब एक और बड़ी बात इसके अंदर लिख लेना, ठीक है, इसके अंदर सरोजिनी नायडू ने एक स्टेटमेंट दिया था। इन द सेम इवेंट सरोजिनी नायडू गिव अ स्टेटमेंट। सरोजिनी नायडू ने एक स्टेटमेंट दिया, सरोजिनी नायडू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि लखनऊ पैक्ट के सूत्रधार मोहम्मद अली जिन्ना है। ही गिव अ स्टेटमेंट दैट लखनऊ पैक्ट के सूत्रधार जिन्ना है। लखनऊ पैक्ट के सूत्रधार अली जिन्ना है। कि लखनऊ पैक्ट के सूत्रधार मेरे भाई कौन है? अली जिन्ना है, ठीक है। चलिए, अली जिन्ना आपको देखने को मिल जाएंगे, अली जिन्ना, ठीक है। अली जिन्ना इज, इंग्लिश में लिख लीजिए, अली जिन्ना इज मोटिवेटर फॉर लखनऊ पैक्ट। इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत भी कहा गया था। हिंदू मुस्लिम एकता का इनको दूत भी कहा गया था, ठीक है। इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत भी कहा गया था। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, हिंदू मुस्लिम यूनिटी सिंबल भी इनको कहा गया था, यूनिटी सिंबल भी कहा गया था,
लेकिन आगे चलकर जो इन्होंने किया वो मतलब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। सर पाकिस्तान के पहले पीएम थे, नहीं बेटा, पाकिस्तान के पीएम क्यों होते हैं? अरे अली जिन्ना पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल था। पाकिस्तान का पहला पीएम पता है कौन था? लियाकत अली। सूत्रधार क्या होता है? मोटिवेटर, जिन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया। जैसे आपको समझ में आ जाए तुरंत बताना। लखनऊ पैक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम आगे अब सीधे तौर पर चलेंगे, गांधीयन एरा पे चलेंगे। अब यहां से स्टार्ट होता है बेटा गांधीयन एरा। यहां से क्या स्टार्ट होगा? गांधीयन एरा स्टार्ट होगी। तो यहां पर क्योंकि जो गरम दल है वो यहां पे आके मिल चुका है, तो गरम दल की जो अवधारणा है वो समाप्त हो चुकी है। अब गरम दल जैसी या नरम दल जैसी कोई धारणा नहीं है। अब सिर्फ एक धारणा है, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, बस। अब हेडिंग डालिए गांधीयन एरा, गांधीवादी युग। और बताओ क्या चल रहा है? शौर्य, तुमने फिर भंडारे में थाली नहीं गलवाई मेरी? अरे नोट कर लिया? यूनिटी के बाद क्या लिखे हैं? यूनिटी सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल लिखा हुआ है बेटा, ये सिंबल SYMBOL सिंबल। अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। अरे बाप रे, सिंबल लिखा हुआ है। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं गांधीयन एरा। अच्छा, जो सेम चीज मैंने आपको बताई है यहां पर, ये आपको कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा मैटर देखने को मिल जाएगा आपको होम रूल लीग का, जो डिजिटल नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एनसी के लेकर वगैरह सब। देन आपको देखने को मिल जाएगा होम रूल लीग किस प्रकार से खत्म होती है, ठीक है, किस प्रकार से खत्म होती है। लखनऊ के अंदर जो इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। लखनऊ इंपैक्ट भी आपको यहीं से बेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये लखनऊ पैक्ट था। अब लखनऊ पैक्ट जो आपको यहां देखने को मिल रहा है, लखनऊ पैक्ट, इसको भी थोड़ा समझिए। ये लखनऊ पैक्ट है, जिन्ना, सरदार पटेल ये इसके अंदर शामिल हुए थे। जिन्ना, सरदार पटेल ये लोग इसमें शामिल थे। सरदार पटेल हैं, जिन्ना है, ठीक है। और कौन है? ये एक वो है अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर, ठीक है। और ये कौन है? मेरा चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा, ठीक है, पर हाँ इसमें शामिल है। तो इसमें आईएनसी फ्रैक्शन, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट हो गए थे, साथ में और भी लोग इसमें आए थे। 1917 का कांग्रेस का सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। दिस वाज द लखनऊ पैक्ट। जिन्ना ने सरोजिनी नायडू को संधि का राजदूत, मुस्लिम और कांग्रेस एकता के राजदूत की उपाधि भी इसमें मिली थी। हिंदू मुस्लिम एकता में अहम कदम, कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया था। ये लखनऊ पैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट किया जाता है कि लखनऊ पैक्ट के अंदर ही मुसलमानों के लिए 1/4 सीट जो थी वो एक्सेप्ट कर दी गई थी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलिए। अब जैसा मैंने कहा कि यहां पर एक चीज, ये वाली पॉइंट आप लिखेंगे कि जो अभी लखनऊ पैक्ट मैंने आपको यहां पढ़ाया है, लखनऊ पैक्ट, इसमें क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट में जो हिंदू मुस्लिम एकता थी ये तो ठीक है, लेकिन इसमें मुस्लिम्स की जो डिमांड थी ना सेपरेट इलेक्टोरल की, तो मुस्लिमों की सेपरेट इलेक्टोरल डिमांड को 1/4 लेवल पर मान लिया गया था। तो इसको आप लिख लीजिए। इसमें मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग, जो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग थी, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग थी, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। वो एक्सेप्ट कर ली गई थी, एक्सेप्टेड। जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, और 1/4 इसके अंदर इनको रिजर्वेशन दिया था, एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस। और इसके अंदर कितनी दिया था? 1/4 टू मुस्लिम्स, कि अगर 1/4 इलेक्शन होते हैं तो उसमें से एक हिस्सा जो होगा वो मुस्लिम्स को होगा, ठीक है। 3 हिस्से होंगे, बाकी अन्य, और मुस्लिम्स के लिए 25% रिजर्वेशन मिल गया था। ये वाला आया था पीसीएस में, 1/4 वाला, इसलिए मुझे याद आया ये। नेक्स्ट, अब ये चीज आप क्योंकि हम देख चुके हैं, तो अब हेडिंग बनाइए और लिखिए गांधीयन एरा, गांधीवादी युग।
गांधीयन एरा, गांधीवादी युग। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं मेरे लाल? अरे गलत लिखा हुआ है यहाँ, ये 1916 होना चाहिए था। यह 1916 होना था। चलो भाई, हेडिंग गांधीयन एरा। गांधीयन एरा, गांधीवादी युग, गांधीवादी युग, गांधीवादी युग, गांधीवादी युग। तो गांधीवादी युग को हम समझते हैं कि गांधीवादी युग आखिरकार क्या था। गांधीवादी जो युग था वो आखिरकार क्या था, इसके बारे में समझते हैं। सर इलेक्ट्रोल वाला पॉइंट इंग्लिश में भी लिख दीजिए। इलेक्ट्रोल वाला पॉइंट आप लिख लीजिए, 1/4 इलेक्ट्रोल वाला पॉइंट आप लिख लीजिए। 1/4 ऑफ सीट्स, 1/4 ऑफ सीट्स वर गिवन टू मुस्लिम लीग इन सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। 1/4 of seats were given to Muslim League in separate electoral system। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी युग। अब गांधीवादी युग में तो एक ही आदमी है जो बहुत कैड़े लेवल पर आपका प्रसिद्धि देखने को मिलती है, दैट इज गांधी जी। बहुत चीता आदमी थे भाई गांधी जी। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा ही लिख लो यार, फिर गांधी जी लिखूंगा यहां। तो गांधीवादी युग जो है वो आधारित है किस पर? मोहनदास करमचंद गांधी जी पर, एम के गांधी जी पर। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी अच्छे आदमी थे, बहुत जोर के आदमी थे। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, याद रखना। अब जो मोहनदास करमचंद गांधी आपको देखने को मिलता है, पूछा जाएगा इनका बर्थ कब हुआ था। ठीक है, तो बर्थ आप बता देंगे, बर्थ कब हुआ था बताइए। इनका जन्म आपको कब देखने को मिलता है? बर्थ। सर ऐसा तो कोई आदमी नहीं होगा जो इनके बर्थ को ना जानता हो। 2 अक्टूबर की छुट्टी मारता है हर बार, 1869, गुजरात पोरबंदर में। गुज्जू गुजरात पोरबंदर के अंदर, गुजरात के पोरबंदर में, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब पूछा जाएगा इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। करमचंद गांधी और पुतलीबाई। पिता करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। माता पुतलीबाई। माता कौन है? पुतलीबाई, पुतलीबाई। इनकी शादी भी हो गई थी, तो विवाह के बारे में भी याद रखना। ठीक है, विवाह के बारे में, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन विवाह से पहले आप प्रारंभिक शिक्षा के बारे में समझिए, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में समझिए। हाँ, कस्तूरबा इनकी वाइफ का नाम था, कस्तूरबा इनकी वाइफ का नाम था, कस्तूरबा, सॉरी कस्तूरबा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी इनकी धर्म पत्नी का नाम था, धर्म पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। राइट, कब शादी हुई थी इनकी वो आप मुझे बताएंगे कि सर इनकी शादी कब हुई, विवाह कब हुआ, शादी कब हुई, बताइए। ठीक है, कब हुई है शादी मुझे बताओ। ठीक है, बहुत तगड़ा काम इनका है भाई। अच्छे खासे, मुझे ये तो नहीं पता कि ब्याह में इनको क्या क्या गिफ्ट मिले थे, लेकिन आप बताइए। ठीक है, चलिए, बहुत तगड़े तरीके से। अब 1888 में पढ़ने के लिए ये इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, 1888 में इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो गुजरात में हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा
प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई थी बेटा? गुजरात में, गुजरात में हुई थी। और एडवोकेसी की पढ़ाई करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए चले गए इंग्लैंड। 1888 वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वकालत के लिए चले गए इंग्लैंड, इंग्लैंड चले गए। ठीक है, चलो किसके लिए? लॉ करने के लिए, लॉ करने के लिए चले जाते हैं इंग्लैंड। ठीक है, फटाफट से। तो शादी का नहीं पता, हमें इनवाइट नहीं किया था। अरे तबीयत खराब हो गई आपकी। हाँ, मैं तो बहुत चिल्ड्रन था ना उस टाइम पे, तो मुझे तो नहीं पता सर, फॉर्च्यूनर मिली थी। तो तुम्हें लग रहा है अगर गांधी जी के पास फॉर्च्यूनर होती तो तुम्हें लग रहा है कि गांधी जी का तुम्हें ऐसा ही फोटो दिखता नोटों पे? नोटों पे बहुत तगड़ा फोटो आ रहा होता गांधी जी का, स्नैप भेज रहे होते तुम्हारे पास अब तक तो। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, वकालत पढ़ने के लिए वहां चले गए थे। 1891 में वहां से वापस आए। फिर राजकोट में, गुजरात में, ठीक है, इन्होंने मतलब पूरी कोशिश की कि एक सफल वकील के तौर पर उभरे। 1891 में वापस आए, 1891 में वापस आए, वापस आए 1891 में वापस आए। राजकोट में लॉ प्रैक्टिस करी, और राजकोट व सूरत में इन्होंने अपनी लॉ प्रैक्टिस करी, लॉ प्रैक्टिस, लेकिन विफल रहे। प्रैक्टिस की परंतु विफल रहे। क्या रहे? परंतु विफल रहे, परंतु विफल रहे, परंतु विफल रहे, अनसक्सेसफुल रहे, कंप्लीटली अनसक्सेसफुल रहे। लेकिन इनको फिर आता है इनके पास एक केस, जिन्होंने इनकी जिंदगी को बदल के रख दिया, जिन्होंने इनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। एक बहुत तगड़ा केस इनके पास आता है, अब्दुल्ला मर्चेंट का केस, 1892। 1892 में अब्दुल्ला मर्चेंट, जो कि दक्षिण अफ्रीका में अपना व्यापार किया करते थे, उनका केस इनके पास आता है। ठीक है, अब समझिएगा, जैसा मैंने बताया, अब्दुल्ला मर्चेंट का केस इनके पास आया, अब्दुल्ला मर्चेंट का केस इनके पास आया, अब्दुल्ला मर्चेंट का केस इनके पास आया, का अंतरराष्ट्रीय विवाद इनके पास आया, इंटरनेशनल जो मैटर था, मामला यहां आया, मामला इनके पास आया, पास आया। अब हो क्या रहा था अब्दुल्ला मर्चेंट के साथ? अब्दुल्ला मर्चेंट के साथ दिक्कत ये थी कि वो साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में था। अब उनको जो है ट्रेड करने के लिए जो छूट है वो नहीं मिल रही थी, ना ही ट्रेड करने की आज्ञा मिल रही थी। क्यों? क्योंकि वो काले थे। अब तुम देख रहे हो कितना बड़ा चेंज है? आप सिर्फ ये कहते हो कि सर हम काले हैं तो हमारा ब्याह नहीं हो रहा। देखो, अगली की दुकान नहीं चल रही काले होने की वजह से, आपका तो सिर्फ विवाह नहीं हो रहा, और वो तो बहुत कम काले थे, तब ये हालत है। लेकिन अश्वेत माने जा रहे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर जो था ना, रेसिज्म था, बहुत ज्यादा रेसिज्म था। ठीक है, अब सीरियस तरीके से समझिए कि 1892 में अब्दुल्ला मर्चेंट का अंतरराष्ट्रीय मामला इनके पास आया, जिस कारण से 1893 में ये है, कहां चले गए बेटा? ये जाते हैं साउथ अफ्रीका। इस कारण 1893 में गांधी जी जाते हैं साउथ अफ्रीका। अब इसके आगे की घटना अगले पेज पर। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका गए, गांधी जी जाते हैं बेटा साउथ अफ्रीका। किसके साथ? अब्दुल्ला मर्चेंट के साथ। नोट करिए फटाफट से, ठीक है, फटाफट से नोट करिए। ठीक है, फटाफट से नोट करिए। काले ही तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अहे, ये कौन है? सर मैं दूध जैसा गोरा हूं, फिर भी मेरी
शादी नहीं हो रही? अरे करा देंगे गुरपू भाई तुम्हारी शादी। आप पहले ये बताइए, ये मैटर समझ में आया है आपको, नहीं आया है? सीधे तौर पर मैं जानना चाहता हूं कि आपको कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इनकी। इनका विवाह का नहीं बताया। 1883 में इनका विवाह हुआ था। 1883 में इनका विवाह हुआ था और उस समय 6 महीने बड़ी थी कस्तूरबा जी इनसे, 6 महीने बड़ी कस्तूरबा जी इनसे थी। तो इनके विवाह के बारे में याद रखना, मई में शादी होती है इनकी, मई में शादी होती है। ये 13 साल के थे मई में, और ये जो थी ये 14 साल के आसपास रही होंगी। ठीक है, याद रखना मई 1883 में इनकी शादी होती है। ठीक है, 1885 में इनको पहला बच्चा पैदा होता है। तो इनके बच्चों के नाम देख लीजिए। ठीक है, बच्चों के नाम देख लीजिए, इनके सन्स के नाम देख लीजिए, गांधी जी के बच्चे भी देख लीजिए। गांधी जी के जो बच्चे हैं बेसिकली उनके बारे में भी फटाफट से देख लीजिए, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, बिना किसी परेशानी के इनके बच्चों के बारे में भी देख लीजिए, बढ़िया लेवल पे। ठीक है, चलो। हाँ, क्या क्या बता रहा था मैं? अरे सर, ये मात्र 12 वर्ष के थे तो क्या हुआ? विवाह हो गया इनका। तुम इनसे जेलस कर रहे हो कि तुम्हारा नहीं हो पाया? सर क्या पता। अरे अरे, नहीं नहीं, देखिए गुरपू भाई, आपके लिए एक बहुत खास कमेंट आया है। गुरपू गुरपू यहाँ पे कमेंट आपके लिए ये है कि क्या पता आपका दूध जैसा जो रंग है, ठीक है, वो पानी मारने के बाद जामुन जैसा हो जाता हो, तो वो समझिएगा। थोड़ा काफी इंटेंस जा रहा है मेरे ख्याल से, तो मजा आया पर मुझे तो फुल। लेकिन आप इसमें देखिए, इनके बेटों का नाम था हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल 1885 में सबसे बड़े बेटे, मनीलाल, रामदास, देवदास। तो भाई कैड़ा काम है इनका, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बातें इनके बारे में आपको याद रखनी है थोड़ी सी। अब इसमें पूछा जा सकता है कई बार कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का फेवरेट गाना कौन सा था। इनके फेवरेट गाने के बारे में भी पूछा जाता है, फेवरेट गाने के बारे में पूछा जाता है। चलिए, मोहनदास का देखो, ये जो चीज है ये डिजिटली भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। द सेम थिंग विल बी इन द डिजिटल फॉर्मेट एज वेल। तो ये इनके बारे में रखी हुई बातें हैं। फादर, मदर, सन्स। परीक्षा के बाद 91 में भारत लौटे। इनका फेवरेट वचन, वैष्णी जन को तेनु कहिए, वैष्णी जन को तेनु कहिए, नरसिंह मेहता ने लिखा था। फेवरेट सॉन्ग, वैष्णी जन को तेनु कहिए, तेनु कहिए। तो ये आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। क्लियर है? जी हाँ, ठीक है, याद रखने। ठीक है, यही 4 बेटे हैं इनके, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। बात आई समझ में? अरे ट्रिक की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, रघुपति राघव राजा राम, बेटा वो सबसे ज्यादा गाया जाने वाला गाना है, जो इनके द्वारा सर्वाधिक गाया गया है, वो है बेसिकली इनका रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, लेकिन जो गाना है आपका रहीमन जन को तेनु कहिए, ये इनका फेवरेट गाना है जो नरसिंह मेहता ने लिखा है। ठीक है, चलो। बेटा अभी बताता हूं उसके बारे में। ये आपने इंपॉर्टेंट देख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनके बारे में। अच्छा, ये भी स्लाइड हो ही चुकी है, ये वाला भी पॉइंट हो ही चुका है, क्योंकि मैंने इसमें बता दिया। तो ये वाला पॉइंट भी हो चुका है बेटा, ये वाला कि राजकोट और बॉम्बे में प्रैक्टिस वकील के रूप में की थी, लेकिन वो फेल रहे। 1893 में अपने मुवक्किल दादा अब्दुल्ला मर्चेंट के साथ गए दक्षिण अफ्रीका में, उन्होंने रंगभेद का नस्लीय भेदभाव देखा। अब इसके बारे में थोड़ा सा ना आपको खुद लिखना पड़ेगा कि नस्लीय भेदभाव इन्होंने कैसे देखा।
तो इन्होंने नस्लीय भेदभाव जो देखा था कि गोरे काले का भेद बहुत ज्यादा है, इसके बारे में इन्होंने कैसे देखा था वो समझिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन्होंने नस्लीय भेदभाव को बहुत नजदीक से देखा कैसे। अब 1893 की ही बात है, ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। अब मान के चलिए एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन बनानी पड़ेगी भाई पूरी, ऐसे है, यह है पूरी ट्रेन, और वाकायदा इसमें छोटे छोटे पहिए भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बहुत जोर की ट्रेन है। अब ये चली थी यहां से, ये कौन सा स्टेशन है, दैट इज डरबन, ये है डरबन, डरबन प्लेटफॉर्म है। अब डरबन से इस ट्रेन को जाना है क्या, प्रिटोरिया। डरबन से इस ट्रेन को जाना था भाई मेरे, प्रिटोरिया जाना था, प्रिटोरिया, 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 प्रिटोरिया। लेकिन जब ये ट्रेन पहुंचती है आधे रास्ते में, ठीक है, चलिए, ठीक है, यहां पे था, यहां पे पहुंचे, मान के चलिए यहां पे एक पिट्सबर्ग स्टेशन देखने को मिला। कौन सा, पिट्सबर्ग स्टेशन देखने को मिला, पिट्सबर्ग स्टेशन, पिट्सबर्ग स्टेशन आपको देखने को मिला। और पिट्सबर्ग जो स्टेशन है वहां पर इनके हाथ में देखा कि एक चीता घड़ी पहन रखी है इन्होंने, ठीक है, फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे हैं। ये तब ऐसे नहीं थे, कभी आपको लग रहा हो तब भी ऐसे ही धोती वोती पहना रहे क्या, मतलब 3 पीस सूट एकदम सेट हो गए, बाल वाल कटवा के एकदम सेट, तब इनका एकदम बढ़िया हिसाब किताब था भाई, एकदम तगड़ा हिसाब किताब था। ट्रेन में बैठे थे। अब 2 लड़कों ने इन्हें देखा कि अरे ये तो काला है भाई, और ये डब्बे में बैठा, वो फर्स्ट क्लास एसी में, ठीक है, तो मैटर हो गया डिस्टर्ब। उनका कि इस आदमी के पास टिकट के पैसे कहां से आए, क्योंकि ये तो गोरा नहीं है, इसका मतलब इसके पास पैसे नहीं होंगे। तो इनको क्या करा, इनको पिट्सबर्ग स्टेशन पर ही नीचे फेंक दिया गया ट्रेन में से। तो उस दिन इनके दिमाग में आ गई कि देखो जी कितना बड़ा रंगभेद चल रहा है यहां पे। तो उस दिन इनको इस चीज को बहुत नजदीक से इन्होंने देखा, और उस दिन इन्होंने अपने मन में ठान लिया। अब एक बार जो भाई ने सोच ली वो सोच ली, भाई ने सोच लिया कि इस चीज के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बस उस दिन की बात और आज का दिन, साउथ अफ्रीका में आज भी गोरे काले में कोई भेद नहीं होता, याद रखना, ठीक है। चलो सर, अभी वहां मैच चल रहा है, किसका मैच चल रहा है? विशाल शर्मा ना। एक विशाल शर्मा लिख रहा है कि सर ही सेड टू मी दैट हिज फेवरेट सॉन्ग वाज ब्लू आइज। विशाल मजाक से हट के, तुम्हारा नाम बहुत बढ़िया है, ठीक है, जहाज बना दिया जाता ना तो, ठीक है यार, ये कोई तरीका है? हनी सिंह क्या ही है, गांधी जी के सामने क्या है यार, तुम समझो। सर इनके क्लाइंट कहां थे? अरे इनके क्लाइंट तो, अरे भाई घूम रहे थे यार, ये वहां पे यार, इंडिया से वहां पहुंच गए थे यार। चलिए सर, ये मैंने बैच अभी लिया। राहुल, तुमने बहुत तगड़ा काम कर दिया भाई। राहुल बेटा, शुरुआत से क्लास देखना, तभी आपको आज की बात ये समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको मैंने पूरी ड्राइंग बनाई, आप इसको लिख लेना। डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए इनको पिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही इन्होंने रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई, और तुरंत बाद इन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी। नेटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी। फटाफट से लिखिए। ठीक है, चलो। तो इसके बाद ही इन्होंने क्या किया था बेटा, धत्तेरी की टाइम हो गया, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, टाइम हो गया, सॉरी, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, आई एम सॉरी, इसको नोट कर लीजिएगा। अनाउंसमेंट बेटा ये थी कि जो है आपकी जो क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, एक जीत राणा जीएस के ऊपर आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। बजट का एक बहुत क्लासिक डिस्कशन है। और एक बात हमेशा याद रखना कि बजट के ऊपर जो थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हो, बजट के ऊपर थ्योरी पढ़नी है, तो बेटा बजट के ऊपर थ्योरी मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। 1 घंटा 15 मिनट की क्लास है ये,
फटाफट से इसे आप देख लीजिए, पूरा 1 घंटा है आपको, इसको 2x पे करके देख लो। और जैसे ही आप इसको पूरा करके देख लोगे, ठीक 7 बजे आपका एक लाइव सेशन होगा, जिसके अंतर्गत मैं बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछ के आपके सभी डाउटों को दूर कर दूंगा। यहां आप मुझे हर एक छात्र चाहिए ठीक 7 बजे, हर एक छात्र, ठीक है, याद रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे सीधा इस वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे तगड़े तरीके से मुलाकात होती रहेगी, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। 7 बजे है टाइम।